यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार सर, पढ़ाई जमाजम माहौल तरह से शानदार वाली आपके एंड पे हो रही है। आओ बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या बड़ा ही सुंदर टॉपिक, टीडीएस एंड टीसीएस। सर पहले बात करेंगे टीडीएस की, फिर बात करेंगे टीसीएस की। अच्छा, आपने इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस पढ़ा होगा, है ना? उससे कोई मतलब नहीं बेटा, ये जीएसटी वाला टीडीएस एंड टीसीएस है बच्चों। आइए बच्चों, टीडीएस की बात करते हैं। बड़ा ही सुंदर सेक्शन है, छोटा टॉपिक है पर बड़ा ही काम का टॉपिक है। ठीक है, आइए बच्चों, टीडीएस सेक्शन नंबर 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मालिक, सबसे पहली बात मैं तुम्हें समझा देता हूं बेटा कि टीडीएस की बात कब आएगी। जब भी सपोज यशवंत मंगल ने गवर्नमेंट से, एक एग्जांपल के लिए, टीडीएस डायरेक्टर अगर रेसिपिएंट ये लोग है, कौन? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, हम पढ़ेंगे 2 मिनट बाद बेटा, तो ही टीडीएस कटेगा। और वो भी कब? जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख विदाउट जीएसटी। जीएसटी हटाने के बाद एक्सीडिंग 2.5 लाख होना चाहिए बेटा, और वो भी टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विसेज का टर्नओवर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाईज भी और एग्जाम भी है बेटा, तो एग्जाम हटा के केवल टैक्सेबल वैल्यू देखो कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, और विदाउट जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू अगर एक्सीडिंग 2.5 लाख है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो वहां पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी। और वो भी कब? जब रेसिपिएंट ये लोग है तो। इनके अलावा कोई रेसिपिएंट है, कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। जैसे यशवंत मंगल को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया 10 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू का बेटा, 10 लाख प्लस जीएसटी, सर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई यशवंत को टीडीएस नहीं काटना है। पर यही 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, सर यही 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यशवंत को दिया होता किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। तो यस, जब जब वो डिपार्टमेंट में को पेमेंट करेगा तब तक 2% टीडीएस काटेगा बेटा। ओके, पढ़ना ध्यान से बेटा। सर अब किन किन लोगों को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आती है? कटा। सर क्या कटा? टीडीएस कटा। सर अब टीडीएस काटने की लायबिलिटी किनको आती है बेटा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को, लोकल अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज को। फर्दर फॉलोइंग पर्सन्स आर आल्सो नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 51(1)(d). सर एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर या फिर एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, पर जिसके अंदर 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है, टू कैरी आउट एनी फंक्शन। भले वो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो या भले वो एस्टेब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट हो, दोनों में 51% और मोर स्टेक किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का। तब जाके सर क्या होगा? टीडीएस की लायबिलिटी आएगी उस बॉडी को अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया 2.5 लाख से ऊपर का बेटा। सर देन सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी बेटा। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज के भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है अगर पीएसयू को मैंने कोई सर्विसेज दी तो, सर्विसेज या गुड्स दिया है एक्सीडिंग 2.5 लाख तो। और एक और पॉइंट इस बार ऐड हुआ है मेटल स्क्रैप वाला, वो ये देखिए बेटा अमेंडमेंट, तो मैंने आपको अमेंडमेंट के पेज दिए सर, उसमें क्या लिख दिया है, क्योंकि बुक प्रिंट होने के बाद ये अमेंडमेंट आया था बेटा, ये रहा। सर एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, जो मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मेटल स्क्रैप जो रिसीव कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहां पे 2% टीडीएस कट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख तो बेटा। क्या बच्चों? चलिए सर, तो ये लोग अगर रेसिपिएंट है, इनको मैंने सप्लाई किया इनमें से किसी भी पर्सन को बेटा, और फोर्थ ये मेटल स्क्रैप वाले रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में इनको अगर मैंने सप्लाई किया है और सर यहाँ पे मैं सप्लायर हूं, ये लोग रेसिपिएंट है, इनमें से जो भी लोग है ये क्या है? रेसिपिएंट है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, तो ऐसे केस में सर जब भी मुझे पेमेंट करेंगे तब तक 2% टीडीएस कट करेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई था तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी टीडीएस कट करेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई था तो 2% आईजीएसटी टीडीएस कट करेंगे बेटा। क्लियर? पर हाँ सर यहां बोल दिया क्या? फॉलोइंग पीपल आर नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। सबसे पहली बात सर, इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को सप्लाई किया है। इन लोगों ने, जैसे एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को सप्लाई किया या एक पीएसयू ने लोकल अथॉरिटी को सप्लाई किया, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, भले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है। पर
मेटल स्क्रैप वाले केस में ध्यान रखना बेटा, मेटल स्क्रैप वाला सप्लाई करने वाला भी कौन है? रजिस्टर्ड। रेसिपिएंट भी कौन है? रजिस्टर्ड। बस उसको छोड़ दो, हमेशा टीडीएस कटेगा बेटा वहां पे। बाकी इन लोगों ने अगर आपस में सप्लाई किया एक दूसरे को, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये एक्सेप्ट जो अमेंडमेंट है वो मैंने लिख रखा है, ये अमेंडमेंट पेज पे लिखा है बेटा, एक्सेप्ट द पर्सन रिसीविंग मेटल स्क्रैप सप्लाईज फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, उसको छोड़ दो। बाकी सारे केस में सर ये लोगों ने अगर आपस में सप्लाई किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। प्लस सर अगर आपने जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है वो किसको सप्लाई करी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस एक्सेप्ट अदर देन द अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन अनेक्सर ए एंड देयर ऑफिसेज। वो अनेक्सर ए में क्या कवर है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर व्हेन गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड फ्रॉम अ पीएसयू टू अनदर पीएसयू वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा। फिर ये इन लोगों ने, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा ना सारे लोग, इन्होंने आपस में एक दूसरे को सप्लाई किया, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप वाले केस में। मेटल स्क्रैप में रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, हमेशा टीडीएस कटेगा बेटा। क्लियर? डन। अब सर टीडीएस सर किनको काटना मैंने बता दिया बेटा। अच्छा, ये 51% और मोर वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो भी 51% और मोर स्टेक गवर्नमेंट का होना चाहिए बेटा। ये सर्कुलर में लिखा था, मैंने समझा दिया बेटा। अब टीडीएस कब कटेगा ये मैंने बता दिया बेटा आपको, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स रुपीज 2.5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी बेटा। ठीक है, जीएसटी और सेस हटाने के बाद एक्सीडिंग 2.5 लाख होता है, मतलब 2,50,000 एक मिनिमम, तो ही टीडीएस कटेगा, वरना टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर? फर्दर टीडीएस विल बी डिडक्टेड इवन इफ द सप्लायर इज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस कटेगा बेटा। रेट ऑफ टीडीएस मैं बता चुका बेटा, 1% प्लस 1% सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटरसेट सप्लाई के केस में 2% आईजीएसटी, मतलब मैंने जब बिल लिखा होगा उस पर क्या लगाया है? सी और एस लगाया है, तो 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी काटा देंगे। और अगर बिल पे आईजीएसटी लगाया है, इंटरसेट सप्लाई था, 2% टीडीएस काट लेगा आईजीएसटी वाला बेटा। ओके, चलिए, नो टैक्स टू बी डिडक्टेड, बड़ा सुंदर पॉइंट है बेटा, वेरी गुड पॉइंट। मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों ये पॉइंट। मालिक, टीडीएस कब नहीं कटता? मान लो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, किसने बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने यशवंत मंगल को कॉन्ट्रैक्ट दिया। यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अब यशवंत मंगल सप्लाई कर रहा है सर्विसेज। अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कहां के लिए? दिल्ली में कोई बिल्डिंग है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की बेटा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने यशवंत मंगल को दिया बेटा। तो सर अब यशवंत मंगल इज सप्लाइंग सर्विसेज टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? दिल्ली। अब सप्लायर भी दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, तो सप्लायर ने अपने बिल पे क्या लगाया होगा? सीजीएसटी प्लस दिल्ली एसजीएसटी। और पेमेंट करने वाला कौन है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। वो कहां रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में। अब आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, क्या वो दिल्ली का एसजीएसटी 1% टीडीएस काट पाएंगे? और काटा तो क्या दिल्ली वाले गवर्नमेंट को कैसे जमा कराएंगे? उनका रजिस्ट्रेशन तो वहां पे है ही नहीं बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया क्या कि जहां पे सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, दिल्ली दे, विच इज अदर देन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का, जैसे केस में कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली वहां पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली वाला एसजीएसटी कैसे कलेक्ट करेगी, कैसे पे करेगी बेटा, इसलिए कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बाकी हर केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस का, तो टीडीएस काटने की जरूरत होती है। क्लियर? डन। वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, क्या वैल्यू में टीडीएस को इंक्लूड, वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू शैल इंक्लूड ऑल अदर टैक्सेस बट वैल्यू शैल एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट। अब टीडीएस जो कट किया है वो अगले महीने की 10 तारीख तक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह है जिन्होंने टीडीएस काटा है बेटा, टीडीएस डायरेक्टर्स, वो क्या करेंगे? एवरी मंथ खत्म होने के बाद जीएसटीआर 7 का फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करके
अपना जीएसटी का स्टेटमेंट, जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इनको जो भी पूरे महीने में टीडीएस काटा है वो सब जमा कराना पड़ता है। अगर लेट हुए तो 18% पर annum इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इनको टीडीएस के अमाउंट पे। ओके मालिक। फिर सर जो टीडीएस काटता है टीडीएस डायरेक्टर, वो टीडीएस डायरेक्टरी को टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7A कि हमने इतना टीडीएस काटा है, इस काम के लिए काटा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काटा है, इस बिल के अगेंस्ट काटा है बेटा। ओके। फिर सर मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इन फॉर्म नोट जीएसटीआर 7। ओके। और सर जैसे ही इधर से टीडीएस करेगा, जैसे ही डिपार्टमेंट जीएसटीआर 7 सबमिट करेगा, सर आपके सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिसका टीडीएस कटा है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। जैसे भाई आज मान लो ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लो मैंने काम महाराष्ट्र में ही किया होता, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही होता, मैंने बिल पे आईजीएसटी लगाया होता, आईजीएसटी का 2% टीडीएस काटा होता उन्होंने, वो जो अपना जीएसटीआर 7 सबमिट करेंगे उसमें मेरा जीएसटी नंबर लिखेंगे, यशवंत मंगल का हमने 2% टीडीएस इतना कट किया, इतना ये जमा कराया 10 तारीख तक बेटा, अलॉन्ग विद दिस रिटर्न। आया ना मालिक। सर जैसे ही रिटर्न सबमिट करेंगे 10th को टैक्स पे करेंगे, सर वो अमाउंट जो उन्होंने कट किया है वो अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अमाउंट मेरे कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि मेरी लाइबिलिटी पे करते वक्त मैं उस कैश लेजर को यूज कर लूँ बेटा। 2% उन्होंने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराया और गवर्नमेंट ने वापस वो कैश लेजर में मेरे जमा करा दिया। बस इससे फायदा क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड आ गया, कभी टैक्स चोरी का चांस नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड आ गया, पोर्टल पे लिंक हो गया ट्रांजेक्शन, तो टैक्स चोरी होने का चांस खत्म हो जाएगा। ओके सर, ये टीडीएस का टॉपिक था, खत्म हो गया बेटा। बोलो इतना इजी बेटा। बस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह से समझ लो समरी है बेटा जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, कि व्हेन टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, नेट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर जीएसटी, कि कब कब टीडीएस नहीं कटेगा। फर्स्ट, जहां पे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख या उससे कम अगर है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख, पर उसमें टैक्सेबल और एग्जाम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड थे, पर एग्जाम सप्लाईज का टर्नओवर वो जब हटाया कॉन्ट्रैक्ट से, तब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख या उससे कम हो गई। है ना भाई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको 10 लाख का, 10 लाख प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, इसमें से 8 लाख का सप्लाई क्या था बेटा, एग्जम्प्ट, और केवल 2 लाख के सप्लाईज वर टैक्सेबल। तो भले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख, एक्सीडिंग 2.5 लाख है, पर टैक्सेबल पोर्शन इज 2 लाख ओनली, 2.5 लाख या उससे कम था, इसलिए टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। फिर अगर सप्लाईज ही क्या है, एग्जम्प्टेड है, गुड्स क्या है, एग्जम्प्टेड है सर, या फिर सप्लाईज आर नॉट लेवेबल, दारू याद आया बेटा, घूम लो और झूम लो, क्लियर, पेट्रोल डीजल वगैरह सप्लाई करते हो या एल्कोहल लिकर सप्लाई करते हो जिसपे जीएसटी लेवी ही नहीं होता है। जब जीएसटी लेवी नहीं होता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीडीएस। जब टैक्स एग्जम्प्ट है या टैक्स लग ही नहीं रहा है बेटा, तो टीडीएस क्यों काटेंगे बेटा। सर फिर आता है क्या, सरकार वही जो मैंने पढ़ा है आपको, जहां पे सप्लायर, वो दिल्ली वाला एग्जांपल, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द डायरेक्टर, तो ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जो मेरे महाराष्ट्र और दिल्ली वाला एग्जांपल था बेटा। क्या मालिक। सर इसके और भी एग्जांपल मैंने मेन बुक में आपको दे रखे बेटा। देन शेड्यूल 3 वाले ट्रांजेक्शन, जब जीएसटी लेवी नहीं होता है, जीएसटी लगता ही नहीं है, तो टीडीएस कैसे कटेंगे। फिर सर जहां पे रेसिपिएंट पे लायबिलिटी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, अब जो मैंने सप्लाई किया उसमें रेसिपिएंट पूरा का पूरा टैक्स पे करेगा। अब भाई पूरा सपोज 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, अब पूरा ही टैक्स आरसी में उसको पे करना है, तो 2% टीडीएस काटने की बात ही नहीं आती ना बेटा। अब रेसिपिएंट तो टीडीएस काटता है, अब रेसिपिएंट को पूरा टैक्स पे करना, तो टीडीएस काटने की बात ही नहीं आएगी, पूरा ही टैक्स वो जमा कराएगा बेटा, क्लियर। फिर आता है क्या, जहां पे सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसने बिल पे टैक्स लगाया नहीं होगा, जब बिल पे टैक्स लगाया ही नहीं, वो आपसे टैक्स ले नहीं रहा है, टीडीएस काटने की बात आती नहीं है। एंड वेयर द पेमेंट रिलेट्स टू सेस कंपोनेंट, सेस भी क्या है, जीएसटी का टैक्स ही तो है बेटा, सेस को तो कभी भी इंक्लूड नहीं करते, सेस के अमाउंट पे कभी भी टीडीएस नहीं करता है, वैल्यू पे टीडीएस करता है बेटा। ओके डन, ये टीडीएस का टॉपिक खत्म होता है। अब बहुत इजी और बहुत छोटा सा टॉपिक था बेटा, बस आपको ध्यान रखना है क्या। अब पता है एक बात और मालिक, ये कहना बहुत आसान है कि अगर आपकी सर्विसेज एग्जाम थी या गुड्स एग्जाम थी तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन में पता है क्या आएगा, सर जैसे लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे कोर्स में आती है, विच आर एग्जाम्ड अंडर जीएसटी, मेगा एग्जाम्शन लिस्ट। अब क्वेश्चन देगा क्या, आपने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, और प्योर लेबर वाला काम किया है, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का। आपको पता है क्या, प्योर लेबर काम किया है आर्टिकल 243W या 243G वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है, वहां पे भले ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग ₹2.5 लाख के टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा एग्जाम्प्ट है कौन सा टैक्सेबल है बेटा। ओके
टॉपिक बहुत इजी है, बस दिमाग लगाइएगा कौन सा एग्जाम है कौन सा टैक्सेबल है बेटा। आइए बच्चों, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अगेन वेरी इजी एंड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Amazon.in मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा। मालिक, Amazon.in, यहां पे मेरी दुकान लिस्टेड है बेटा। मान लो मैं टी शर्ट बेचता हूं बेटा, वहां से आप कस्टमर टी शर्ट वहां देखते हो, पसंद करते हो, फिर टी शर्ट ऑर्डर करते हो। तो जब ऑर्डर करते हो तो अमेजोन आपको नहीं बेच रहा है, वहां पे साफ लिखा हुआ आता है हु इज द सप्लायर। तो टी शर्ट मैं बेच रहा हूं, आई एम द सप्लायर, अमेजोन सप्लाई नहीं कर रहा है। अमेजोन तो एक केवल प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर है, जिसने सारे कस्टमर्स को और सारे सप्लायर को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। मालिक, अमेजोन की वेबसाइट से कस्टमर ने परचेज किया है, सप्लायर ने सप्लाई किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जहां कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो पहले अमेजोन के अकाउंट में जा रहा है और अमेजोन फिर मेरा अकाउंट सेटलमेंट करके मुझे पेमेंट करता है। तो ऐसे केस में अमेजोन को बोल दिया ओ ईसीओ, जब तुम यशवंत को पे करोगे तब 0.5% टीसीएस कलेक्ट कर लेना। कितना? 0.5%। क्लियर? ध्यान देना, अमेंडमेंट हुआ है, पहले यहां पे रेट ऑफ टीसीएस वाज 1%, अभी कितना हो गया है? 0.5%। ओके, कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का, आई रिपीट, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का आपको 0.5% टीसीएस कलेक्ट करना है और रिमेनिंग अमाउंट पे करना है मंगल को बेटा। जब जब वो मुझे पेमेंट करेगा तब तब 0.5% टैक्स कलेक्ट करेगा आईजीएसटी बेटा, टीसीएस। और अगर इंट्रास्टेट सप्लाई था तो 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी, वो क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा एंड सर रिमेनिंग अमाउंट मुझे पे करेगा। और सर वो जो ईसीओ है अमेजोन, ये जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, ये अगेन ये फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8 के फॉर्म में अपना टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करेगा बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जितना टीसीएस कलेक्ट किया पूरे महीने में इन्होंने सबका, वो टीसीएस जमा कराएगा। एंड सर जैसे ही उसने टीसीएस का रिटर्न सबमिट किया जीएसटीआर 8, हम सब सप्लायर्स के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हमारे जो अमाउंट काटा था उसने वो हमारे कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। बस दैट्स इट। सरकार ये प्रोविजन क्यों लेके आया है? ताकि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इस तरह के सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, सर उनका ट्रांजेक्शन अमेजोन के थ्रू हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे सर अगर टीसीएस कट गया तो सर अमेजोन वगैरह बड़े लोग हैं, ये तो अपना प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर अपना जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड मेरे पोर्टल पे आ जाएगा, और ऑन रिकॉर्ड मेरे पोर्टल पे आ गया तो मेरे को वो जीएसटीआर 1 में दिखाना ही पड़ेगा, और जीएसटीआर 1 में दिखाया तो मेरे को अपनी सेल रिपोर्ट करनी पड़ेगी, मैं पूरा टैक्स पे करूंगा, तो टैक्स चोरी कम हो, ट्रांजेक्शन सारे डिक्लेयर हो जाए कॉमन पोर्टल पे, इसके लिए टीसीएस के प्रोविजन है, दैट्स इट, और कोई पर्पज नहीं सर। क्लियर? डन। आइए बच्चों, तो सर एक और बात, जहां पे 95 लगता है, क्या लगता है बेटा? 95 याद है बेटा, ओला उबर स्विगी वगैरह बेटा, वहां तो पूरा का पूरा टैक्स ही ईसीओ को पे करना है, एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो वहां पे टीसीएस की बात नहीं आएगी, पर जहां पे 95 नहीं लगता और जहां पे कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है, भले वो गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए हो, सर कस्टमर ने गुड्स परचेज किया है, सर्विसेज परचेज किया थ्रू ईसीओ, जहां पे कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है पहले ईसीओ के अकाउंट में आता है और फिर ईसीओ अकाउंट सेटलमेंट करता है सप्लायर का, तो ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट होगा। पर टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज में टीसीएस लगेगा, एग्जम्प्ट गुड्स और एग्जम्प्ट सर्विस अगर है तो टैक्स लगता ही नहीं, तो टीसीएस की बात आती भी नहीं बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? और जहां पे ईसीओ इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट, तो भी टीसीएस नहीं लिखता बता। मतलब जैसे कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया, मैंने वो गुड्स और सर्विस सप्लाई किया, पर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ रहा है, ईसीओ के अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो जब पेमेंट इसके पास जा ही नहीं रहा है तो ये टीसीएस कैसे कलेक्ट करेगा? ये तो केवल एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, अपना कमीशन बिल लिखेगा मेरे को और मैं कमीशन दे दूंगा इसको बेटा, तो ऐसे केस में टीसीएस नहीं लगता। जहां कस्टमर जो पेमेंट करा वो ईसीओ के अकाउंट में जाता है, फिर वो मेरा अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो टीसीएस कलेक्ट होगा। क्लियर? डन। अब सर बता दी क्या नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई मतलब जैसे जनवरी महीने में मैंने अमेजोन के थ्रू सेल किया 10 लाख रुपए का माल, और सर जनवरी महीने में रिटर्न हुआ कितने का? 4 लाख का माल रिटर्न हो गया, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना हुआ? 6 लाख। 10 लाख का सेल, 4 लाख का रिटर्न, तो 6 लाख इज द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे मुझे टीसीएस पे करना पड़ेगा, टीसीएस ईसीओ को कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। ओके डन। फर्दर वैल्यू शेल इंक्लूड ऑल टैक्सेस बट अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस, तो स्टैंडर्ड बात है बेटा पूरे जीएसटी में बेटा।
के सर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इसको टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को बेटा। क्लियर। मंथली जीएसटीआर 8 फाइल करेगा बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B। किसको? ईसीओ, अमेजन की बात करूं बेटा मैं। ऑन और बिफोर 31 दिसंबर बेटा। हाँ है ना भाई, मतलब जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करता है ना एसएससी, वैसे ये एनुअल स्टेटमेंट फाइल करेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B बाय ऑन और बिफोर 31 दिसंबर बेटा। और मंथली रिटर्न अलग फाइल करता है। मंथली रिटर्न कब तक? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। और इसको टीसीएस जमा कराना पड़ता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न फाइल करते वक्त। ओके चलिए, अब अगर मान लो किसी मंथ में कोई टीसीएस कलेक्ट ही नहीं किया बेटा इसने, कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं है बच्चा, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू सबमिट निल जीएसटीआर 8। वैसे सारे लोग जो होते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड, उनको अगर सप्लाईज कुछ भी नहीं पूरे महीने में तो निल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, निल जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है, निल जीएसटीआर 3 फाइल करना पड़ता है, पर निल जीएसटीआर 8 फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने सर किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्स कलेक्ट किया है, टीसीएस कलेक्ट किया है, तो इनको जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ेगा। या इन्होंने पहले पीरियड में जो टीसीएस का रिटर्न सबमिट किया था उसमें कोई गलती हो गई थी, उसको अमेंड करना है, तो उस अमेंडमेंट के लिए भले ही ये टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज सर इनको टीसीएस का रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी नहीं है अगर कोई टीसीएस नहीं कट किया तो बेटा। फिर सर अगर आपने पिछले 3 साल से जीएसटीआर 8 फाइल नहीं किया, आपका 3 साल हो गया ड्यू डेट से और आपने जीएसटीआर 8 फाइल नहीं किया, तो अब आपका जीएसटीआर 8 ब्लॉक कर देंगे। जीएसटीआर 8 फाइल करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट अगर कमिश्नर अलाउ कर दे, गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो बात अलग होगी बेटा। ओके। एंड सर अगर आपसे जीएसटीआर 8 फाइल करने में कोई गलती हो गई, तो सर कोई ऑमिशन हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अमेजन कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक, पर कब तक? सर कब करेगा? सब्सिक्वेंट पीरियड का जब जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, उसमें प्रायर पीरियड का आइटम में अमेंडमेंट का एक कॉलम आएगा, उसके थ्रू वो अमेंडमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम कर देगा सर, और उसके थ्रू अमेंड हो सकता है। पर कब तक अमेंड कर सकते हैं? जिस फाइनेंशियल ईयर का वो जीएसटीआर 8 जिसमें गलती हुई थी, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30th नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर तक आपको वो एनुअल स्टेटमेंट को आप तक तब आप उस जीएसटीआर 8 को अमेंड कर सकते हो, उसके बाद अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगा। क्लियर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन बेटा, प्रायर पीरियड का मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, भले वो मिस्टेक आपको ऑन योर ओन अर्जेंट हुई या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन के टाइम पता करा कि गलती थी आपसे, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, पर ध्यान देना बच्चों। सॉरी मैंने क्या गलत बोल दिया है, वापस बोलता बेटा मैं। सर अगर मान लो गलती ऑन योर ओन अर्जेंट हुई है, या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपको बताई है, या ऑडिटर ने बताई है, किसी कंसल्टेंट ने बताई, तो मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। पर अगर आपकी जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट एक्टिविटी के टाइम पे सर कोई गलती पकड़ी डिपार्टमेंट ने, तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वहां तो पेनल्टी लगेगा बेटा आप पे। भाई डिपार्टमेंट चेक करना है, फिर आप बोलते हो हाँ, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं क्या सर ड्यूरिंग ऑडिट इंस्पेक्शन सर्च या एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग जो चल रही थी स्क्रूटनी वगैरह, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ये तुमने गलती कर की, गड़बड़ कर की, वो क्या बोलते हैं हाँ हाँ चलो मैं अभी रेक्टिफाई करता हूँ, फिर तो हर कोई चांस मारेगा ना यार। इसलिए सर एनी स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग के टाइम पे अगर कोई गलती डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करी तो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप रेक्टिफाई कर सकते हो सर नॉर्मल कोर्स में अगर मिस्टेक पता पड़ा तो बेटा। ओके चलिए सर, अब जैसे ही इधर से टीसीएस का स्टेटमेंट सबमिट करेगा, रेसिपिएंट जो सप्लायर था जिसका टीसीएस कट हुआ है सर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है। अब सर डेप्यूटी कमिश्नर या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर को पावर दिया कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है नोटिस इश्यू करके कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्लूडिंग स्टॉक जो आपका कहाँ पड़ा है वो स्टॉक मेरे को बताओ। जैसे अमेजन के वेयरहाउस में स्टॉक पड़ा है, किस किस का स्टॉक पड़ा है, कितना स्टॉक पड़ा है, किन किन गुड्स का आपने सप्लाई किया है, आपके थ्रू कौन कौन से गुड्स सर्विसेज सप्लाई हुई, सबका इन्फॉर्मेशन दो। वो ईसीओ को विद इन 15 वर्किंग डेज ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अगर विद इन 15 वर्किंग डेज ये ईसीओ इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करता है तो सर ईसीओ पे पेनल्टी लग जाएगी अप टू ₹25,000 प्लस सेक्शन 122 जो आपके कोर्स में नहीं आता उसका पेनल एक्शन भी डिपार्टमेंट ईसीओ के अगेंस्ट लेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? डन। एंड सर अब जो बातें कर रहा हूं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा आपको। अदर की पॉइंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सबसे पहली बात हमने पढ़ा था क्या कि सर हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ये मैं रिवीजन कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट मैंने यहां पे रिपीट किया सो दैट आपको ध्यान रहे। एवरी
ईसीओ जिसको टीसीएस की लाइबिलिटी आती है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड, हर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर जो सर्विस सप्लाई करते हैं उनको थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तब तक उनको रजिस्ट्रेशन क्या दे रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है। सेम वे जो गुड सप्लाई करते थ्रू ईसीओ जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में, उनको भी सर जीएसटी से क्या दे दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मतलब यहां पे एक बार पहले बोला था क्या कि उन सप्लायर्स को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है बेटा, पर सेक्शन में 23 का पावर यूज करके इन दोनों को वापस से क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। भले सर्विस सप्लाई कर रहे हो या गुड सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर रहता है तो ऐसे केस में सर आपको रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन दिया गया, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर? ये हम पॉइंट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके थे, ये जस्ट मैंने आपको रिपीट करा है लिंक करने के लिए टीसीएस से बेटा। क्या मालिक? चलिए सरकार, सर अभी देखिए क्या सर एक सर्कुलर जो रिगार्डिंग रेस्टोरेंट आया था, जब रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 95 लगा था पहले स्विगी जोमेटो पर, तब ये सर्कुलर आया था। उसके कुछ पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ और बताता मैं यहाँ पे। वुड ईसीओज हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52? सर जब 95 लग गया रेस्टोरेंट सर्विस पे तो सर वहां पे पूरा का पूरा टैक्स ही कौन पे करेगा, स्विगी जोमेटो ईसीओ टैक्स पे करेंगे। जहां पे 95 लगता है वहां पे आपको पता है कि सर टीसीएस काटने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस बेटा। जहां पे 95 लग रहा है वहां टीसीएस नहीं लगता बेटा। सेकंड, वुड ईसीओज हैव टू मैंडेटरी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस? सर जैसे ईसीओ स्विगी जोमेटो ये खुद का भी तो कमीशन इनकम अर्न कर रहे हैं, वो कमीशन का रेवेन्यू इनका 20 लाख से ऊपर है, ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब रेस्टोरेंट सर्विस के लिए इनको लायबल कर दिया कि रेस्टोरेंट सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो ईसीओ को टैक्स पे करना है तो क्या ईसीओ को एक सेपरेट नंबर और लेना पड़ेगा एज अ रेस्टोरेंट? आंसर इज नो। सर लिख दिया क्या, एज ईसीओज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज अ सप्लायर ऑफ देयर ओन गुड्स और सर्विसेज, there would be no mandatory requirement of taking separate registration by ECO for payment of tax on restaurant service under section 95 बेटा। क्लियर? ECO ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना बेटा, खुद की कमीशन की इनकम के लिए, खुद के सप्लाईज के लिए, तो सर एज अ रेस्टोरेंट उनको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। भले ही उन पे लायबिलिटी है एज अ 95 अंडर सेक्शन 95 वो टैक्स पे करेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, वो टैक्स पे कर देंगे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से बेटा। लास्ट, व्हाट वुड बी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO? अब सुनना बेटा, आज मान लो मैं सैंडविच बनाता हूं बेटा, अब मैं स्विगी के थ्रू सप्लाई करता हूं सैंडविच, भले उस सैंडविच पर ECO विल बी ट्रीटेड एज इफ ECO इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और उसी को टैक्स पे करना है, पर फिर भी जब इस सैंडविच वाले का टर्नओवर देखा जाएगा तो उसके टर्नओवर में वो टर्नओवर भी इंक्लूड होगा जिसके लिए स्विगी लायबल था बेटा। क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई तो मैंने ही किया ना यार, वो तो ठीक है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी स्विगी को सप्लायर माना गया, पर सर है तो अल्टीमेटली मेरा टर्नओवर बेटा, इसलिए द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट shall include the aggregate value of supplies made by restaurant through ECOs. Here, सर तो रेस्टोरेंट के सप्लाईज थ्रू ECO जो हुए उनको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। ओके, ये सर्कुलर के पॉइंट भी खत्म होते हैं। अब अगला जो ये सर्कुलर था, सर ऑनलाइन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कट कर दीजिए, आपके सिलेबस से हट गया है, और इसी के साथ ये टीसीएस का प्रोविजन भी खत्म होता है। अब भारत माता की जय। सर ये टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर जो छोटा चैप्टर है पर बड़ा अच्छा और सुंदर चैप्टर है, क्लियर? काम का चैप्टर है। ध्यान रखना, टीडीएस टीसीएस बड़ा अट्रैक्टिव होता है एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। टीसीएस में अमेंडमेंट भी हुआ, 1% जो रेट ऑफ टीसीएस था उसको कम करके अभी 0.5% कर दिया है। सर जरूर से इसके क्वेश्चन जरूर देखिए आप बेटा। क्लियर? ये चैप्टर खत्म होता है अब, और आपके लिए एक मैसेज लिखा है, सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट, चार्टर्ड अकाउंट। मतलब आपको डेली खुद से चैलेंज लेने, और केवल चैलेंज लेने से कुछ नहीं होता है, चैलेंज को अचीव करना और उसको अपनी आदत बनानी है कि यस को चैलेंज लेने डेली बेस पे। आप सिलेबस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के सिलेबस को कवर करने का चैलेंज लीजिए, अचीव करो, और उसका लूप बनाइए, डेली बेस पे रिपीट करिए उसको आप। क्लियर? एंड डेफिनेटली वन डे, वन फाइन डे, यू विल बी अ प्रोफेशनल एंड यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी ऑल विल बी प्राउड ऑफ यू। ओके, इसी के साथ माहौल जबरदस्त शानदार, थैंक यू सो मच। एंड सर इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है अब, ये चैप्टर भी खत्म होता है अब। चैप्टर तो क्या था बेटा, छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने
अलग चैप्टर फॉर्म में दे रखा है बेटा, खत्म होता है अब। सर इसके बाद वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे कल सर, पर यस यहां तक आपके एंड पे रिवाइज होना चाहिए बच्चों, माहौल बनना चाहिए शानदार वाला बेटा। इसके क्वेश्चंस का लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है सर। पर आपके एंड पे पढ़ाई ढंग से करिए, मस्त होके करिए, खुश होके करिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और हाँ सर, चिराग भाई का जो मैसेज था कि इंटरेस्ट और लेट फी का कैलकुलेशन कैसे होता है सर, तो लेट फी हम पढ़ेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में, और इंटरेस्ट का हम पॉइंट पढ़ेंगे इंटरेस्ट वाला चैप्टर, अगला चैप्टर आ रहा है उसमें बेटा, तब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपका आंसर अपना आपको वहां मिल जाएगा। सर मैं वहां पे आपको उसका आंसर दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक आएगा, समझेंगे उस टॉपिक को, फिर उसका आंसर मिलेगा तो मजा आएगा आपको बेटा। ओके चलिए सरकार, ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा, मस्त होके पढ़िएगा, खुश होके पढ़िएगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।